हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रिकल कूलिंग पे। ठीक है। वैसे तो आपके रेफ्रिजरेटर दो टाइप के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। ठीक है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक है। और आपके जो एसी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, यूनिटरी एसी सिस्टम, सेंट्रल एसी सिस्टम। ठीक है। और सेंट्रल में आपके सिंगल जोन और मल्टी जोन अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन मतलब प्रशीतक क्या होता है। ठीक है। तो आपका जो प्रशीतक है वो तापमान घटाने, ठीक है, तापमान को कम करने व उस स्थान व वस्तु से ताप जो आपका हाई टेम्परेचर है उसे निकाल देना ही की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी रेफ्रिजरेशन। ठीक है, प्रशीतन कहलाती है। फ्रिज सबके यहाँ होगा ना, उसे बोलते हैं घरेलू रेफ्रिजरेटर, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ पे प्रशीतित किए जाने वाले स्थान और वस्तु से ताप निकालकर दूसरे स्थान में वस्तु को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब जहाँ हीट है वहाँ से हीट निकाल दी, हीट निकालते जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, है ना। फिर वहाँ पे आपके गैसेस की मदद से वगैरह वहाँ कूलिंग मेंटेन रखी जाती है। तो यहाँ पे आपका ये है एक पहला क्वेश्चन। प्रशीतक एक का कार्य करता है, मोटर, विद्युत पंप, ऊष्मा पंप, कोई नहीं। ठीक है, बताएं आप। ये पहला क्वेश्चन, प्रशीतक एक का कार्य करता है, मोटर। मोटर का तो कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्युत पंप, इलेक्ट्रिकल पंप, इसका भी नहीं है। अब बात अपना रह गई ऊष्मा पंप। तो देखो, जब हम सीधे सीधे हम देखो हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर किस में चेंज हो रहा है, लो टेम्परेचर में। जब हीट की बात चल रही है तो हीट पंप को बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारा रेफ्रिजरेटर एक ऊष्मा पंप या हीट पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो आपका क्या करता है, शीत पिंड से ऊष्मा लेकर गर्म पिंड को प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आया आपके ये। तो पहले का ऊष्मा पंप है, हमेशा याद रखना, शीत पिंड से ये ऊष्मा लेगा और लेकर गर्म पिंड को प्रदान करता है। ठीक है, मतलब उसकी गर्मी सारी कहीं दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक। दूसरा है आपका वाष्प सम्मीटन प्रशीतन विधि का निष्पादन गुणांक होता है। मतलब निष्पादन गुणांक आपका होता है परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। ठीक है, और ये आपका हो गया वाष्प सम्मीटन प्रशीतन हुआ आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। ठीक, इसमें मतलब आपकी जो स्टीम वाष्प का उपयोग होता है। ठीक है, वाष्प की जो इसके परिवर्तन की क्वालिटी होती है। ठीक है, यही आपका मीडियम है, जो आपकी जो वाष्प है वही मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, तो जो वाष्प को द्रव अवस्था से फिर वाष्प में ऐसे इसका किया जाता है। ये संघनन पढ़ा होगा ना आपने, संघनन या द्रवीकरण। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने कि संघनन या द्रवीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का निष्कासन गर्म पिंड की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपका वाष्प सम्मीटन प्रशीतन था। अब यहाँ पे बात हो रही निष्पादन गुणांक की, मतलब परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। तो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट हमेशा हाई होना चाहिए, मतलब कौन सा सही हो जाएगा आपका, उच्च। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप रखें, जो ये होता है इसका जो प्रचालन तो बहुत सरल होता है। ठीक है, और ये मतलब साइज में भी छोटा होता है। नहीं, वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेफ्रिजरेटर की, जो वेपर कंप्रेशन आपका है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये मत समझना कि मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ छोटे बड़े की। वो तो आपका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट तो हाई होता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है आपका
मानक वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र का कार्यकारी तरल क्या है? ठीक है, मतलब इसमें यूज होने वाला क्या है। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके। स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे। और इसमें एक इवेपोरेटर होता है, एक्सपेंसिव बाल्ब होते हैं, कंडेंसर होता है आपका, कंप्रेसर तो बहुत ज़रूरी है, तो पता ही होता है, और वाटर टैंक और एक पंप भी होता है। ये इन सब से मिलके आपका क्या बनता है, पूरा ये स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बनता है आपका। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो इसमें आपका अमोनिया यूज किया जाता है। इसमें आपका जो होता है वो अमोनिया यूज होता है। क्या करता है ये, जो चारों आपके पार्ट है उनमें बारी बारी से फ्लो होता रहता है। ठीक है, मतलब एवेपोरेटर से बेड वेपर निकली आपकी, ठीक है, फिर कंप्रेशन में प्रवेश करती है। कंप्रेशन में आपके क्या होगा, आइसेंट्रिक कंप्रेशन होगा, अब जिसके कारण आपका प्रेशर और हीट दोनों बढ़ जाएंगी आपकी जो स्टीम की। ठीक है, तो जो आपका फिर इस प्रकार से जो कंप्रेसर है वहाँ से जो स्टीम निकलेगी वो पार्ट 2 में आपकी ड्राई हो जाएगी और सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, अब वो वहाँ पे उसका आपका किस कंडेंसर में पहुँचती है, फिर वो कंडेंसर में आपका क्या संघनन हो जाता है, मतलब द्रवीकरण हो जाता है, फिर से बदल गई वो। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड प्रेशर पे ही जो ये संघनन की प्रक्रिया होती है, यही मतलब आपकी शीतलन के लिए प्रयुक्त पानी को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, जो आपकी स्टीम थी वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब 2 पॉइंट की बात हो गई। तीसरे में आपका ये बल्ब लगे रहते हैं जो अवरोध के लिए। ठीक है, मतलब तो ये जो इसके 4 खंड होते हैं तो इनमें बारी बारी से ये आपका अमोनिया संचलित होता रहता है। अब ये है आपका सुखदायी वातानुकूलन के अंतर्गत नहीं आता है। सुखदायी अब देखो यहाँ बात हो रही एसी, तो आपका जो एसी है इसके मेनली इस पॉइंट, अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम चौथे की। ठीक है, एक सेकेंड, चौथे पे थे ना, ये रहा। ये आपके चौथे क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। ये ठीक है, तो एसी होते हैं आपके, ये एयर कंडीशनिंग को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है मेनली, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। अब ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, सुखदायी वातानुकूलन के अंतर्गत नहीं आता घरों को ठंडा रखना। तो कंफर्ट की बात है तो घरों को ठंडा रखना कंफर्ट जोन में, ये कार्यालयों में भी एक कंफर्ट सुखदायी वातानुकूलन का नाम है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। ठीक है, बसों में भी कंफर्ट के लिए। अब मशीनों के संचालन में कंफर्ट या इंडस्ट्रियल एयर कौन सा यूज होगा, इंडस्ट्रियल वाला यूज होगा। तो कौन सा इसके अंदर नहीं आएगा आपका, चौथा, आपके ये चौथा पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे प्रशीतक का कार्य। प्रशीतक के बारे में मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, अभी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है आपका, प्रशीतक का कार्य शीत पिंड से ऊष्मा अवशोषित कर गर्म पिंड को स्थानांतरित, यही तो बताया था मैंने आपको, शीत पिंड से लेता है और गर्म पिंड की ओर स्थानांतरित कर देता है। और आपके ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, मतलब प्राइमरी आपकी वो है जो संपूर्ण साइकिल, पूरी साइकिल से निकलते हुए जाते हैं। ठीक है, और द्वितीयक वो है जो केवल किसी रिमोट पॉइंट पर ही ठंडे होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में आपके
और नीचे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक प्रशीतक के उदाहरण का ही है। तो इसका प्रशीतक का आप समझ गए ना, पहला कार्य शीत पिंड से ऊष्मा अवशोषित कर गर्म पिंड को स्थानांतरित करना। ठीक है, तो इसका आपका पहला। अब छठे की बात करें हम, प्राथमिक प्रशीतक के उदाहरण देंगे। प्राथमिक प्रशीतक क्या बताया था मैंने, जो संपूर्ण चक्र से गुजरते हैं। अब एक चीज़ बताओ, इसमें देख के ही लग रहा है पूरा एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, उस आपके फ्रिज का क्या बर्फ़ हर साइकिल से निकलती हुई आएगी? वो तो एक रिमोट पॉइंट पे जाके बन रही होगी ना, तो उसका उदाहरण कौन नहीं होगा? आपका बर्फ़। ठीक है, तो NH3 आपके प्रशीतक के उदाहरण हो ही गए। ऐसे ही आपके द्वितीयक पे ये बर्फ़ किसका हुआ? आपका सेकेंडरी का। ठीक है, सेकेंडरी का हुआ आपका, मतलब द्वितीयक प्रशीतक का। तो इसके आपके एग्जाम्पल कौन कौन है? जैसे ठंडा पानी हो गया, ठीक है, कोई भी घोल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका सातवां, ये वाला सातवां। ठीक है, ये सातवां, ये वाला क्वेश्चन। प्रशीतकों में अतितापन को न्यूनतम रखने के लिए वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये मतलब एक तरीके से क्वालिटी हो गई आपकी, ये मतलब आपकी प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट हो गई, जो आपकी स्पेसिफिक हीट उसमें क्या होनी चाहिए। तो मतलब कोई हाई टेम्परेचर है, उसको अगर कम करने के लिए आपकी जो हीट है, वो आपकी जो स्टीम है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होनी चाहिए? अधिक ही तो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ पे अवरोध के बाद जब वो वाष्प की मात्रा कम होगी, तभी तो विशिष्ट ऊष्मा द्रव की कम होगी। जब यहाँ आपकी वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी, तभी तो द्रव की कम होगी। ठीक है, तभी तो वो द्रव में बदलेगा। तो वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ऐसे इसके बहुत हैं, देखो इसके कुछ पॉइंट हैं और आप बता दूं आपको। एक होता है थर्मल कंडक्टिविटी, इसी का प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय चालकता। ठीक है, ये क्या करती है, मतलब ये आपकी अधिक से अधिक होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की। ठीक है, एक होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, नीचे बॉइलिंग पॉइंट की बात है, मतलब इनका क्वथनांक आपका वायुमंडल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट का आपका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए। मतलब कम आपका मोस्टली रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको नेगेटिव में ही मिलेगा। ठीक है, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट इनका, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब उसको बोलते हैं क्रांतिक तापमान। ठीक, जिसके लिए अपनी क्रांतिक तापमान आपका ये है, क्योंकि जो स्टीम है आपकी, जो रेफ्रिजरेंट स्टीम है, वो एक कंडीशन में रह सके। ठीक है, इसके लिए आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमेशा हाई होना चाहिए। एक लेटेंट हीट होता है आपका, और ये तो जानते ही हो आप, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब विषैलापन नहीं होना चाहिए आपके में। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब श्यानता कम से कम होनी चाहिए आपकी, और कोरोजन मतलब रिएक्शन वाला कोई कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा जो वो प्रशीतकों को आपको धातु पे रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी रही है सब, आप इनको मतलब जान लें कैसा क्या है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं आपकी अमोनिया NH3 का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक कितना होता है? तो बताओ, मैंने बोला था अभी आप पे क्वथनांक इनका निगेटिव में जाएगा, तो आपके ये 2 पॉइंट तो वैसे ही गलत हो गए। अब आपके बचे -33 और -30 डिग्री C। तो आपका कितना होता है अमोनिया का वायु में एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट आपका? ये -30
33। ठीक है। अब ऐसे इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पूछ लिया है। अब देखो अच्छा, अमोनिया के बारे में आपको एक आध चीज़ बता दूं। ये कंप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा आपका रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, मतलब ये मेन रेफ्रिजरेंट होते हैं आपके। NH3 हो गई, SO2 हो गई। ठीक, और इनका आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई है अमोनिया का, और लेटेंट हीट भी इनकी हाई होती है। और ये किसी ऑयल के साथ आपकी मिलता नहीं है ये अमोनिया, मतलब मिक्स नहीं होगा। और ये मतलब इसकी जो स्मेल होती है तीखी गंध होने के कारण इसके लीकेज का भी पता चल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का यूज आपका अधिकतर कोल्ड स्टोरों में होगा, बर्फ़ के कारखानों में होता है। तो देखो, ये पॉजिटिव होने की वजह से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और बचा कौन से? -15 डिग्री सी और 10 डिग्री सी। आपका क्या होता है इसका? नहीं, कोल्ड स्टोर अमोनिया की बता रहा था मैं। कोल्ड स्टोर अमोनिया में यूज होता है। ठीक है, तो आपका इसका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कितना हो गया? ये आपका होता है -10 डिग्री सी। अब देखो एक चीज़, आप देखो, ये तो सब बहुत विषैला भी होता है बहुत। ठीक है, ज्वलनशील भी होता है, पर विस्फोटक नहीं होता है। पर इसका यूज़ क्यों करते हैं? ये जल और जो नमी है वहाँ से उससे रिएक्शन करके H2SO4 बना लेता है। ठीक है, जो मतलब कोरेसिव होता है, मतलब नॉन रिएक्टिव होता है। तो इसलिए इसका यूज़ घरेलू रेफ्रिजरेटरों में कर लिया जाता है। और इसका भी वो ये तीखी गंध के कारण इसके लीकेज का भी, SO2 का भी पता चल जाता है हमको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। ये 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के उदाहरण जो नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आपके ये हैलोजन डेरिवेटिव है सब। इसके बहुत सारे नाम हैं, जो मतलब इंटरनेशनल समझौते के हिसाब से F के साथ अगर कोई नंबर जोड़ के प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपका ये F11 भी होता है, बिल्कुल ये फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका, बिल्कुल सही है। और F12 भी होता है। F11 होता है आपका मोनोफ्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन। F12 होता है आपका डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन। और F आपका 113 होता है ट्राईफ्लोरोक्लोरोईथेन। ठीक है, ये भी आपका फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो गए। तो ये आपके लगभग सभी हो गए। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये सभी वाला। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में F16 का नाम बताइए। पहले आपका लिखा है मोनोफ्लोरो ट्राईक्लोरोमीथेन, ये आपका होता है F11 मोनोफ्लोरो ट्राईक्लोरोमीथेन। दूसरा है डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन, ये आपका होता है F12। ठीक है, ट्राईफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन ये होता है आपका F16, मतलब इसका ये तीसरा वाला सही है। और मोनोफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन ये आपका होता है F22। ठीक है, तो F16 का आपका पता मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? -81 डिग्री सी। ठीक है, और इसका वही आपका निष्पादन गुणांक था, जो कोफिशिएंट, ये मतलब दूसरों से मतलब और जो फ्लोटिनेटेड कार्बन है F12 F11 F6 इनसे थोड़ा आपका कम रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आजकल क्या होता है
आजकल वैसे F12 की जगह आपका F22 यूज किया जाने लगा है, मतलब डिफ्लोरोडाइक्लोरोमीथेन की जगह आपका डाईफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन यूज किया जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि मतलब इनका सॉफ्ट वॉल्यूम अमोनिया से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हाई या लो वाष्पित टेम्परेचर पे भी, आपका स्टीम टेम्परेचर पे भी कार्य कर सकता है, और इनका जो लास्ट डिफ्यूजन टेम्परेचर है वो कम होता है। मेन कारण तो इसका यही है, F22 का उपयोग इसलिए F12 की जगह किया जा रहा है। ठीक है, एक होता है आपका F114 114, उसको बोलते हैं टेट्रा फ्लूरो डाइक्लोरोईथेन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ये 12 नंबर का। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिग्नल लाइट कब ऑफ हो जाएगी? ठीक है, मतलब आपके जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक फीलर ट्यूब होती है। ठीक, उसका तापमान जब आवश्यक तापमान से आपका नीचे चला जाएगा तब आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल स्विच होता है वो ऑफ हो जाता है, और कंप्रेसर भी आपका ऑफ हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक है, हमारा फ्रिज ऑटोमेटिक है। स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, अरे अब तो अंदर आने लगे हैं, है ना। तो यही होता है उसमें। अब क्या होता है इसमें, आपका टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक सिग्नल वार्निंग लाइट होती है, जिसको आपको क्या बोलते हैं, उसको सिग्नल लाइट बोलते हैं। एक तो ये कब ऑन होगी आपकी, जब खाद्य पदार्थों जो फूड कंपार्टमेंट होते हैं उनके तापमान जो टेम्परेचर है जो अपनी लिमिट, सेफ्टी लिमिट से ऊपर हो जाएगा, तब आपकी ये लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब पहला आपका बिल्कुल ठीक है, इसका तापमान असुरक्षित सीमा में आने पर, जब सुरक्षित है तब तो ऑन रहेगी, जब असुरक्षित सीमा में आ जाएगा तब, और फ्यूज उड़ जाए तो पूरी वही चली जाएगी लाइट आपकी, तब भी ऑफ हो जाएगी। और फ्रीजर में अधिक खाना या बहुत सारा खाना अधिक देर तक रखने पर भी आपकी ये लाइट ऑफ हो जाएगी। मतलब ये उपयोग ये आपके सभी हैं, तीनों के तीनों हैं आपके ये। ठीक है, अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में। और जैसे मान लो आपने चाहे फ्रीजर के दरवाजे अधिक देर तक खुले छोड़ दिए हैं, ठीक है, या आपका कोई दोष रह गया हो उसमें फ्रीज में, तब ये लाइट तब आपकी ऑफ रहेगी। इनमें क्या होता है, आपका कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए भी एक फ़ैन लगा रहता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, ये 13 आपका। जो 13 रेफ्रिजरेटर में कौन सी रिले इस्तेमाल की जाती है? तो मैंने बताया कंप्रेसर को अभी फ़ैन लगा रहता है, जिसकी मोटर की सप्लाई, जो मोटर लगी होती है उसकी सप्लाई, उसकी जो मोटर होती है वो ओवरलोड रिले की सप्लाई से पहले लगी रहती है। मतलब समझे, जैसे कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन लगा है आपका, और उसकी मोटर की सप्लाई से पहले ही एक ओवरलोड रिले रखी रहती है, जो मतलब जो लोड आपको, अभी आप वो पढ़ के आए होंगे लास्ट सेम में स्विच गियर प्रोटेक्शन, उसमें बहुत सारी आपने रिले पढ़ी होंगी, रिले के काम पढ़े होंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का इस ऐसे सीरीज में लगे रहने के कारण, ठीक है, कंप्रेसर आपका सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो कौन सी वहाँ लगी रहती है आपकी वहाँ पे मिलती है ये ओवरलोड रिले, ये रही। ठीक है, याद रहेगी आपको, याद रखना। अच्छा, अब आप बात बताओ, और ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं घर में रखने वाले, ये कितने लीटर तक के बनाए जाते हैं? ये आपको मिलते हैं 65, 100, 165, 190, 260, 500 लीटर आदि तक के आपके ये बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन है आपका, कितने तापमान वाला पानी पीने में अधिक स्वादिष्ट तथा आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है? अब एक चीज़ देखो, बर्फ़ तो होती है 0 डिग्री सी पे, उसे मुंह में डाल लो एकदम अच्छी लगेगी? नहीं ना। या एकदम बहुत ठंडा पानी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा आपका 5 से 7, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है। और 10 से 12 ये थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा वैसा हो जाएगा। तो ये आपका जो मिडिल है ये सबसे अच्छा 60 डिग्री सी से 10 डिग्री सी का आप जो यूज करेंगे ना, वो आपको आत्मसंतुष्टि देगा। बोलते हैं जैसे ये कूलर में इसी टेम्परेचर पे सेट करके, जो वाटर कूलर्स होते हैं इसी टेम्परेचर सेट करके पानी आपका लगाया जाता है, स्वादिष्ट लगता है और इस पर लिखा है आत्मसंतुष्टि प्रदान भी करता है। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, जल शीतलित्र कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले तो आपका जल शीतलित्र से समझ में आ ही रहा होगा आपका, जो जल शीतलित्र लगा है मतलब वाटर कूलर लगा है, वाटर कूलर से 7 डिग्री सी 10 डिग्री सी से पानी आ गया, वही तो आपका वही है, वाटर कूलर को ही बोलते हैं जल शीतलित्र। ठीक है। जैसे ही हर जगह मिल जाएगा आपको, स्कूल कॉलेज, अपने स्कूल में नहीं है, चाहे अपने कॉलेज में नहीं है, लेकिन है ये मोस्टली कॉलेजेस में होता है। ठीक है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक। तो ये मोस्टली 2 प्रकार का होता है। मतलब क्या हुआ, इसका आंसर ये 2 प्रकार का हो गया। एक होता है ये आपका इंस्टेंटेनियस टाइप, मतलब तात्क्षणिक प्रारूपी, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस से समझ में आ रहा है ना, जैसे ही पानी आया वैसे ही ठंडा हो गया। ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल लो तो बोतल टाइप हो गई, प्रेशर टाइप हो गई, आपकी रिमोट कंट्रोल टाइप कूलर आदि हो गए। और दूसरा टाइप होता है इसके स्टोरेज टाइप, जो मतलब स्टोर हो रहता है पानी, फिर ठंडा होता रहता है। ठीक है। तो 2 टाइप हो गए इसका, 2 टाइप का होता है। ठीक है। अब ये है आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटरों की क्षमता किस में मापी जाती है? अच्छा, अब देखो पाउंड तो है नहीं और ना आपका टन है। ठीक है। आयतन लीटर में बिल्कुल नापी जाती है, घन मीटर में भी बिल्कुल नापी जाती है। ठीक है। तो इसके दोनों ये ऑप्शन आपके दोनों ऑप्शन ये सही हैं। जो आपकी घरेलू रेफ्रिजरेटरों की क्षमता है ना, वो आयतन लीटर में भी नापी जाएगी और घन मीटर में भी नापी जाती है। ठीक है। याद रखना हमेशा, टन और पाउंड में नहीं नापी जाती है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, टन में आपकी जो बिजनेस के लिए कॉमर्शियल पर्पस से जो आपके रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं ना, तो वहाँ पे इनकी क्षमता हमेशा टनों में ली जाएगी। लेकिन जो यहाँ बात हो रही है हमारे, देखो घरेलू की, ये देखो घरेलू की, तो घरेलू की हमेशा या तो आयतन लीटर में या घन मीटर में ली जाती है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 टन भार बराबर कितने केजी होते हैं? 1 टन भार बराबर कितने केजी? तो याद रखना आपका 1 टन भार बराबर 900 केजी होते हैं आपके। ठीक है। और वहीं आपके बराबर 1 टन भार बराबर कितने हो जाएंगे? 2000 पाउंड हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके कूलिंग पे। ठीक है। तो ऐसे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें, आप ज़रूर करें। ठीक है। इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि वो वर्किंग नहीं पूछ लेंगे आपसे, ज़्यादा पूछा टाइप पूछ लेंगे, वहाँ पार्ट पूछ लेंगे, वहाँ क्या क्या लगा है कंस्ट्रक्शन में, ये पूछ सकते हैं बस। ठीक है। और मतलब आपकी डेफिनेशन के 4 वहाँ दे देंगे कि इस चीज़ की ये डेफिनेशन क्या है, तो मतलब ये चीज़ क्या यूज़ करती है, तो ऐसे टाइप के ही आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो यही छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखते रहें। ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कोई से टॉपिक के फिर 15-16 क्वेश्चन लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे आपसे।
ठीक है, ओके, थैंक यू।